आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, ये है 12 जून का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। मैं हूं अमन गुप्ता। सबसे पहले हेडलाइंस। दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंचा भारत। कोरोना मामले 3 लाख पहुंचने से थोड़ा दूर। देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 2,97,535 पहुंच गई है। चौथे स्थान पर यूके को छोड़ते हुए इंडिया पहुंच गया है। शवों के रखरखाव पर चिंतित सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरह से स्थिति से निपटा जा रहा है, उपाय किए जा रहे हैं, वो सचमुच संतोषजनक तो कतई नहीं है। भारत नेपाल सीमा पर फायरिंग, 1 की मौत। कहा जा रहा है नेपाल की तरफ से कि ये लोग हथियार छीनने की कोशिश कर रहे थे और इसी के बचाव में नेपाल आर्मी ने गोली चलाई। कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाएंगे भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी से खास बातचीत, लेकिन उससे पहले मुख्य समाचार। नमस्कार, प्रस्तुत हैं अभी तक के मुख्य समाचार। भारत नेपाल में जारी तनाव के बीच सीमा पर 2 गुटों में हुए विवाद के बाद फायरिंग हुई। घटना में 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। लॉकडाउन के बाद आज पहली बार हुई जीएसटी परिषद की बैठक। वित्त मंत्री ने कहा, जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक जिन्होंने GSTR 3B रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन पर 0 रिटर्न बनता है और उन्हें लेट फीस नहीं देनी होगी। छोटी कंपनियों को राहत देते हुए देरी से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर ब्याज को घटाकर आधा कर दिया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने लश्कर का एक आतंकी गिरफ्तार किया है। वहीं आज सुबह पाकिस्तानी सेना ने LOC से सटे जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के कस्बा और किरनी सेक्टर में गोलीबारी की। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु में लॉकडाउन की अफवाह को सरकारों ने गलत बताया है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और लगातार खराब होती स्थिति पर आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से टेस्टिंग कम करने पर सवाल उठाए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच ओडिशा सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने का फैसला किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H-1B वीजा सस्पेंड करने पर विचार कर रहे हैं। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए भारतीय क्रिकेट टीम अब जिम्बाब्वे का दौरा नहीं करेगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली 29 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। भारत में अब कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 3 लाख को छूने में बस करीब 2,500 मामले दूर है। बीते 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा मरीज बढ़े हैं और रिकॉर्ड 393 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यहां मरीजों का आंकड़ा 34,000 को पार कर गया है और 1,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच आज उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बैठक बुलाई। इस बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल के अलावा सभी जिलों के डीएम और डीसीपी मौजूद रहे। दिल्ली में कोरोना के हालात पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं आज तक संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1,877 लोग कोविड के शिकार हो गए हैं और इसमें से 65 लोगों की मौत हो गई है। इस समय कई लोगों का सवाल ये है कि क्या लॉकडाउन नेशनल कैपिटल में दोबारा हो सकता है। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन का कहना है कि इस समय दिल्ली की सरकार लॉकडाउन के बारे में नहीं सोच रही है और वो इस चीज में जुटी है कि पूरी तैयारी के साथ आगे आने वाले दिनों में नेशनल कैपिटल कोविड से कैसे लड़ेगा। ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक के लिए। वहीं भारत अब कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश बन गया है, लेकिन सरकार ने कहा है कि भारत में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। क्या ये आंकड़े भारत में कोरोना संक्रमण की पूरी तस्वीर हैं? इसी सवाल का जवाब जाना हमने इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस में एसोसिएट एडिटर दीपू राय से। देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 2,97,535 पहुंच गई है। चौथे स्थान पर यूके को छोड़ते हुए इंडिया पहुंच गया है और ये तस्वीर तब है जब आज सबसे ज़्यादा 10,956, जो पिछले 3 दिनों से 10,000 के ठीक थोड़ा सा नीचे रिपोर्ट की जा रहे थे आंकड़े भारत में कोरोना पेशेंट्स की, वो 10,956 एक झटके के साथ इतने ज़्यादा नंबर्स रिपोर्ट किए गए हैं। और इससे ये लगता है कि संक्रमण अब थियोरेटिकल पोजीशन होता है कि आप कम्युनिटी स्प्रेड मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये सेंटर के ऊपर
डिपेंड करता है। लेकिन अगर कुछ कुछ जगहों से मिल रहा है कि सोर्स का तकरीबन 50% सोर्स का पता नहीं चल रहा है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड है। अब उसे ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाए या नहीं किया जाए, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरह से एम्स के डायरेक्टर ने कहा था कुछ दिन पहले कि सितंबर में ये अपने पीक पर होगा, और उससे लगता है कि अभी जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, 10,956 बहुत ज़्यादा है, और टेस्टिंग 3% बढ़ी है इस बीच। तो इससे ये लगता है कि तस्वीर आने वाले दिनों में भयानक होने जा रही है। और क्योंकि बहुत सारी जगहों पर रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स में अभी इस तरह की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन वहाँ ये पता चल रहा है कि कुछ लोगों की डेथ्स होने के बाद पता चल रहा है कि वो कोरोना की वजह से उनकी डेथ्स हुई थी, और उसके बाद जो लोग उनके कांटेक्ट में आते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ये थे हमारे डेटा जर्नलिस्ट दीपू राय। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी आईं, जिनमें दिखाया गया कि दिल्ली के अस्पतालों में शवों के साथ ही मरीजों का इलाज हो रहा है और कहीं शवों को एक साथ जलाया जा रहा है। इसी पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों की स्थिति और शवों के साथ बर्ताव को लेकर दिल्ली सरकार को आज फटकार लगाई है। कोर्ट ने शवों के रखरखाव पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता संजय शर्मा। देश के कई राज्यों में कोरोना के मरीजों की स्थिति और कोरोना से मारे गए लोगों की लाशों की दुर्दशा पर सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्य सरकारों को आड़े हाथों लिया। लेकिन फटकारते समय सुप्रीम कोर्ट चूंकि दिल्ली सरकार और लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल की ओर ही देख रहा था, लिहाजा इन दोनों के लिए स्थिति ज्यादा असहज थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरह से स्थिति से निपटा जा रहा है, उपाय किए जा रहे हैं, वो सचमुच संतोषजनक तो कतई नहीं है, साथ ही असहज कर देने वाली स्थिति भी है। शुक्रिया संजय शर्मा। ये चीनी सामान के बहिष्कार की अपील का प्रभाव है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल के लिए वोकल आग्रह का? लेकिन इन दिनों में लोगों का झुकाव स्वदेशी सामानों की तरफ बढ़ा है। आलम यह है कि बाजारों में न सिर्फ भारतीय ब्रांड के सामानों ने दस्तक देना शुरू कर दिया है, बल्कि बाजार में अपना एकाधिकार जमाए चीनी सामान की बिक्री को भी घटा दिया है। फिलहाल भारत और चीन के आर्थिक रिश्ते की ताज़ा स्थिति क्या है, बता रही हैं हमारी सहयोगी नुपुर कुलश्रेष्ठ। चीन और भारत के रिश्तों में तनाव का असर कहिए या भारतीयों में स्वदेशी सामानों के प्रति बढ़ता क्रेज, भारत और चीन के बीच आर्थिक रिश्तों पर स्वाभाविक रूप से इसका असर देखने को मिल रहा है। आंकड़ों को देखें तो इस साल यानी वित्त वर्ष 2019-20 में भारत और चीन के बीच व्यापार में 7% की गिरावट आई है, जो पिछले 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। 2018-19 में भारत चीन के व्यापार में 3.2% की बढ़त देखने को मिली थी, जबकि इससे एक साल पहले 22% की बढ़ोतरी देखी गई थी। देश में लगातार चीन की गिरती साख का असर एक ही साल में भारतीय बाजारों में नजर आने लगा है। दरअसल कोरोना संक्रमण से लेकर भारत चीन बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के बाद देश में चीन विरोधी भावनाएं तेजी से बढ़ी हैं और लोग चीन से आयात सामानों का बहिष्कार करने लगे हैं। बाजार में भारतीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ जाने से चीन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात में काफी गिरावट आई है। यही नहीं, ईंधन, मिनरल ऑयल, फार्मा और केमिकल्स क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही हाल है। हालांकि भारतीय व्यापार जगत से एक और चौंकाने वाली खबर आ रही है। दरअसल लंबे समय से चीन ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है, लेकिन पिछले साल अमेरिका ने व्यापार जगत में चीन को पछाड़ दिया और ताजा हालात ये हैं कि इस साल अमेरिका के साथ हमारा 17.4 अरब डॉलर का व्यापार सरप्लस में रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अमेरिका के साथ आयात से ज्यादा निर्यात कर रहे हैं, जो भारतीय स्वदेशी उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका साबित हो सकता है। नुपुर कुलश्रेष्ठ, आज तक रेडियो। नेपाल और भारत सीमा विवाद अब नया रूप लेता जा रहा है। आज सीमा पर 2 गुटों में हुए विवाद में फायरिंग हो गई। इस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत और 2 लोगों के घायल होने की खबर है। इससे पहले नए नक्शे को लेकर नेपाल ने कहा है कि नेपाली संसद में पास किया जाने वाला नया नक्शा अब फाइनल है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। क्या है ये पूरा विवाद, जानते हैं हमारी सहयोगी माधुरी से। भारत और नेपाल की सीमा पर भी अब दोनों देशों के विवाद का तनाव दिखाई पड़ रहा है। सीमा पर गोली चलने की घटना बिहार में सीतामढ़ी की है। पिपरा परसाइन पंचायत में लालबंदी स्थित जानकी बॉर्डर पर ये फायरिंग हुई। ये वो क्षेत्र है जहां नो मैंस लैंड है और दोनों ही देश के लोग यहाँ खेती करते हैं।
पूरी घटना क्या है, इसकी जानकारी दे रहे हैं आज तक टीवी के संवाददाता सुजीत झा। भारत नेपाल सीमा पर आज नेपाल आर्मी की तरफ से गोलीबारी की गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 घायल हो गए हैं। उसमें मामला ये बताया जा रहा है कि जो नेपाल आर्मी जो अपने इलाके में गश्त कर रही थी, उसी दौरान भारत की तरफ से एक लगन राय नाम का व्यक्ति नेपाल की तरफ जा रहा था। असल में वो नो मैंस लैंड है, जहाँ पर भारत नेपाल दोनों के किसान खेती करते हैं और खेती करने के लिए जाते हैं एक दूसरे तरफ। और चूंकि भारत नेपाल की सीमाएं खुली हुई हैं, उसी दौरान गश्ती दल से उसकी कुछ बकझक हुई और उस बकझक के दौरान काफी संख्या में ग्रामीण भारत की तरफ से जमा हो गए। और ऐसा कहा जा रहा है नेपाल की तरफ से कि ये लोग हथियार छीनने की कोशिश कर रहे थे और इसी के बचाव में नेपाल आर्मी ने गोली चलाई, जिसमें ये घटना हुई है। हालांकि जिस व्यक्ति के साथ सारा मामला हुआ था, लगन राय, उसे डिटेन कर नेपाल आर्मी अपने साथ ले गई है, लेकिन सीमा पर तनाव काफी बढ़ गया इस घटना के बाद से। इस मामले में फिलहाल जांच की जा रही है। इससे पहले नए नक्शे को संविधान का हिस्सा बनाने के लिए लाए गए संविधान संशोधन प्रस्ताव पर जनता समाजवादी पार्टी की सांसद सरिता गिरी ने इसे खारिज करने की ये कहकर मांग कर दी कि नेपाल सरकार के पास पर्याप्त प्रमाण नहीं है। इसके बाद सांसद के घर पर हमला हुआ, उनके घर पर काला झंडा लगाकर देश छोड़ने की चेतावनी दी गई। इन सब के बीच नेपाल ने कहा है कि नेपाली संसद में पास किए जाने वाला नक्शा अब फाइनल है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बुधवार को नेपाल की निचली संसद प्रतिनिधि सभा ने नए नक्शे को लेकर पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया था। इस नए मानचित्र पर नेपाली संसद में कल यानी शनिवार को मतदान होने की उम्मीद है। भारत के साथ सीमा गतिरोध के बीच इस नए नक्शे में लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल ने अपने क्षेत्र का दिखाया है। माधुरी, आज तक रेडियो। अब बात करते हैं H1B वीज़ा की। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने इस वीज़ा को निलंबित करने पर विचार किया है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर भारत के IT प्रोफेशनल्स पर भी पड़ेगा। अमेरिका में बढ़ती बेरोजगारी के बीच ये निर्णय लिया जा सकता है। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद श्रीवास्तव। कोरोना संकट के कारण दुनिया के कई देशों में बेरोजगारी बढ़ रही है और हर देश इससे निपटने के लिए रास्ते तलाश रहे हैं। दुनिया में सबसे संक्रमित देश अमेरिका में बेरोजगारी के संकट को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब H1B वीजा को निलंबित करने पर विचार कर रहे हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार अमेरिकी सरकार अगले वित्त वर्ष में निलंबन को मंजूरी दे सकती है। अमेरिकी वित्त वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू होता है, तब कई नए वीजा जारी किए जाते हैं। अखबार ने बताया है कि ये व्यवस्था देश के बाहर किसी भी नए H1B वीजा धारक के काम करने पर तब तक के लिए प्रतिबंध लगा सकती है जब तक निलंबन समाप्त नहीं हो जाता। हालांकि जिनके पास देश के अंदर पहले से वीजा है, उनके इससे प्रभावित होने की संभावना नहीं है। इस बीच व्हाइट हाउस की प्रवक्ता होगन गिडली ने कहा है कि अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। H1B वीजा क्या है, इस पर हमने बात की राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूथ डेवलपमेंट के प्रोफेसर और इंडियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के सदस्य डॉक्टर इंद्रजीत सिंह सोढ़ी से। H1 वीजा गैर प्रवासी वीजा है। अमेरिकी कंपनियां दूसरी देशों के टेक्निकल एक्सपर्ट्स नियुक्त करती है। नियुक्ति के बाद सरकार से इन लोगों के लिए H1 वीजा मांगा जाता है। यह किसी कर्मचारी को अमेरिका में 6 वर्ष कार्य करने के लिए जारी किया जाता है, खास करके IT प्रोफेशनल्स को। और यह उन्हीं शर्तों के साथ दिया जाता है जैसे कि पाने वाले व्यक्ति के पास कम से कम स्नातक डिग्री में एक विशेष योग्यता हासिल हो और इसकी वार्षिक आय कम से कम $60,000 या 40 लाख वार्षिक होने चाहिए। इस वीजा की खासियत यह भी है कि यह अन्य देशों के लिए अमेरिका में एक बसने का आसान रास्ता है। एक व्यक्ति आवेदक जो कि 5 वर्ष से अमेरिका में रह रहा है H1 वीजा के साथ, तो 5 वर्ष के बाद वो स्थायी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। अमेरिका अगर H1B वीजा को निलंबित करता है तो इसका असर भारत सहित कई देशों पर पड़ेगा। भारत के बड़ी संख्या में IT प्रोफेशनल्स इसी वीजा के सहारे अमेरिका में काम करते हैं। TCS, इन्फोसिस और विप्रो जैसी दिग्गज भारतीय IT कंपनियों का करीब 60% रेवेन्यू अमेरिका से आता है। साथ ही ये सभी कंपनियां बड़ी संख्या में H1B वीजा धारकों से काम करवाती हैं।
इन आंकड़ों को देखकर साफ हो जाता है कि यदि अमेरिका में H1B वीजा को सस्पेंड किया जाता है तो इससे सबसे ज्यादा भारतीय इंजीनियर और भारतीय कंपनियां प्रभावित होंगी। साथ ही इसका बुरा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। भारतीय जीडीपी में भारतीय आईटी कंपनियों का योगदान 9.5% के करीब है और इन कंपनियों पर पड़ने वाला कोई भी फर्क सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में अमेरिका इस पर क्या निर्णय लेता है। आनंद श्रीवास्तव, आज तक रेडियो। अब खबर देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु से। यहाँ राज्य सरकार ने 1018 शहरों और जिलों के नाम बदलने का ऐलान किया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन जिलों और शहरों के नाम असली तमिल नामों के करीब लगें। यह आदेश बुधवार यानी 10 जून से प्रभावी भी हो गया है। इसके तहत कोयम्बटूर अब कोयमपुत्थूर, मैलापोर अब मैलापपरो और वेल्लोर अब वेल्लूर हो गए हैं। नाम बदलने को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी गरिमा बुधानी। तमिलनाडु में सरकार ने प्रदेश की 1000 से ज्यादा जगहों के नाम बदल दिए हैं। इन नामों को अंग्रेजी से बदलकर तमिल भाषा में कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इन शहरों और गांवों के नामों की स्पेलिंग्स बदलकर उन्हें तमिल उच्चारण जैसा बनाने की कोशिश की गई है। कोयम्बटूर का नाम बदलकर कोयम्पुथूर कर दिया गया है, तो वहीं वेल्लोर अब वेलूर हो गया है। ऐसे करीब 1018 नाम हैं जिनकी स्पेलिंग में बदलाव करके उन्हें तमिल बनाया गया है। तमिल राजभाषा और संस्कृति मंत्री के पांड्याराजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसे मंजूरी दी गई। नाम बदलने के पीछे क्या तर्क था और क्या वाकई में इन नामों को बदलने की जरूरत थी, ये जानने के लिए मैंने बात की द हिंदू के रेजिडेंट एडिटर डी सुरेश से। सुनिए इस पर उनकी क्या राय थी। 20 साल पहले जब चेन्नई बदला था तो तब तो उसमें कुछ बैकग्राउंड तो था कि जो ओरिजिनल नेम जो है चेन्नई पट्टनम करके है उसको लेकर आ रहे हैं वापस। लेकिन अब जो 1000 जगह का नाम जो बदला गया है उसमें ये फॉलो नहीं किया गया। इसमें क्या किया है, सिर्फ स्पेलिंग बदला है ज्यादातर शहर को। जैसे आप देखेंगे तो तूतुकुड़ी करके एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, उसमें एक एक्स्ट्रा TH लगाया है और डबल K लगाया है। तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। नाम बदलने को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई तरह के रिएक्शंस देखने को मिले हैं। कई स्कॉलर्स ने इस फैसले का स्वागत किया है तो कई ने इसे गैर जरूरी बताया है। सोशल मीडिया में तो काफी इसका मजाक उड़ा रहे हैं लोग, तरह तरह के मीम आ रहे हैं, तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। तो जो इंडिविजुअल्स है, जो जनता का जो रिएक्शन है वो बहुत स्ट्रांगली इसको अपोज करके आ रहा है। लेकिन पॉलिटिकली देखने से इसका ज्यादातर अपोजिशन नहीं आया। आपको बता दें, तमिलनाडु सरकार ने साल 2018 में इसकी घोषणा कर दी थी। इस साल अप्रैल में ही एक्सपर्ट्स की सलाह से इन सभी जगहों के नाम बदलने के फैसले का आदेश जारी किया गया था। गरिमा बुधानी, आज तक रेडियो। कोरोना महामारी के इस दौर में आईसीसी ने गेंद पर लार लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब खिलाड़ियों को गेंद को चमकाने और रिवर्स स्विंग कराने के लिए पसीने के इस्तेमाल की छूट होगी। लेकिन इस नए बदलाव के साथ कितनी मुश्किल होगी, इसी को लेकर हमारी सहयोगी पूनम कौशल ने बातचीत की भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी से। आपका एक बयान चर्चा में है, आपने कहा था कि मैं बिना लार के भी गेंद को स्विंग करा सकता हूँ। मैंने ये नहीं बोला था बिना लार के भी स्विंग करा सकता हूँ, रिवर्स करा सकता हूँ। मैंने ये कहा था कि अगर ये रूल्स आता है तो जरूर स्विंग पे ध्यान दिया जाएगा और रिवर्स स्विंग के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाएगा अगर सलाइवा नहीं लगाते हैं तो। जी, आपको क्या लगता है कि अगर ये रूल आता है तो ये कितना डिफिकल्ट होगा और एक आदत भी बन जाती है? आपके हाथ में भी बॉल आएगी तो आप सबसे पहले सलाइवा लगाएंगे। हाँ, डिफिकल्ट है क्योंकि बचपन से जो आज तक ये ट्राई हुआ ही नहीं है कि विदाउट सलाइवा हम लोगों ने बॉल को मतलब यूज किया। ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप सलाइवा और जनरल नॉर्मल थिंग, तो परेशानी तो आने वाली है शायद। आपको क्या लगता है इसका विकल्प क्या है? देखिए, अभी तक आज तक जब लाइफ में ट्राई नहीं किया है और जब ये रूल्स में आएगा तो जरूर ट्राई किया जाएगा। कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन तो जरूर सामने आएगा कि विदाउट सलाइवा बॉल कितना स्विंग होता है, कितना रिवर्स होता है। वो एट द मोमेंट ही देखा जाएगा जब प्रैक्टिस होगा तो। जी, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि गेंद पर चमक लाने के लिए सलाइवा की जगह पसीने का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इस पर आपकी क्या राय है?
देखिए, पसीना सलाइवा में बहुत डिफरेंट है। जो सलाइवा से शाइन होता है वो पसीने से नहीं हो सकता। पसीने से भारी हो सकता है बॉल, ठीक है, लेकिन सॉफ्ट भी हो जाता है। वो डिफिकल्टी सामने आएगी जरूर। जी, कोरोना महामारी ने दुनिया को बदल दिया है और क्रिकेट भी बदल जाएगा, जाहिर सी बात है। तो नए हालात में मैदान पर लौटने के लिए आपकी क्या तैयारी है, और बिना ऑडियंस के अभी फिलहाल? देखो, डजेंट मैटर, क्योंकि बीमारी के बाद जा रहे हैं तो ऑडियंस है या नहीं है डजेंट मैटर है। लेकिन जहाँ तक आफ्टर लॉन्ग टाइम वी स्टार्टेड, बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि अब सब कुछ बंद हो चुका है, सब कुछ, किसी का प्रैक्टिस नहीं है, किसी का ट्रेनिंग नहीं है। तो कुछ टाइम तो जरूर चाहिए बॉडी को रिदम में लाने के लिए। जी, जैसे आप आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने बताया, तो कुछ चेंजेस आप लेकर आए अपनी प्रैक्टिस में? नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि विदाउट सलाइवा में उसको शाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्योंकि अभी हमारे पास वो बॉल भी नहीं है जो हम लोग मैच में यूज करेंगे, तो जरूर फर्क पड़ेगा उस चीज का। ये मोहम्मद शमी से की गई बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा था। पूरे पॉडकास्ट में उनकी निजी जिंदगी से जुड़े तमाम पहलुओं पर बात की गई है। ये पॉडकास्ट सुनने के लिए आपको आना होगा आज तक रेडियो की वेबसाइट पर। और अब वक्त है खेल समाचारों का। खेल खबरों के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। स्पेनिश सॉकर लीग ला लीगा 93 दिन के बाद कल से फिर शुरू हो गई। सेविया ने रियल बेटिस को 2-0 से मात दी। सेविया के लिए लुकास ओकम्पोस और फर्नांडो गोल स्कोरर रहे। एक तरफ फुटबॉल की वापसी से बड़ी तादाद में दर्शक स्टेडियम के बाहर इकट्ठा हो गए, वहीं खाली स्टेडियम में दर्शकों की मौजूदगी को टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट तकनीक के सहारे दिखाया गया। वर्चुअल फैंस होम टीम के कलर में नजर आए। गोल होने पर दर्शकों की पहले से रिकॉर्ड की गई आवाज प्ले की गई। इस बीच खिलाड़ियों ने कोरोना के कारण जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए 1 मिनट का मौन भी रखा। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए भारतीय क्रिकेट टीम अब जिम्बाब्वे का दौरा नहीं करेगी। बीसीसीआई ने आज जानकारी दी कि महामारी के मद्देनजर सीमित ओवरों के दौरे के लिए टीम इंडिया जिम्बाब्वे नहीं जाएगी। इससे पहले कल श्रीलंका में होने वाली श्रृंखला भी ठंडे बस्ते में जा चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली 29 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम में कई नए खिलाड़ी शामिल हैं, जबकि पूर्व कप्तान सरफराज अहमद की वापसी हुई है। मेजबान इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच अगस्त में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज और इतने ही मैचों की T20 सीरीज खेली जानी है। कोरोना संकट के बीच कल से शुरू हो रहे एड्रिया टूर टूर्नामेंट के साथ टेनिस की वापसी होने जा रही है। इस प्रतियोगिता में सर्बिया के नोवाक जोकोविच, ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम, बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रियोव खेलते नजर आएंगे। मैच बेस्ट ऑफ 3 सेट्स का होगा, जिसमें प्रत्येक सेट में 4 गेम होंगे। बढ़ते तापमान का यूं तो असर पूरी दुनिया पर पड़ा है, लेकिन पाकिस्तान में हालात ज्यादा चिंताजनक हैं। यहाँ ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ध्रुवीय इलाकों के बाद सबसे ज्यादा ग्लेशियर पाकिस्तान में है और ग्लेशियर पिघलने के कारण अब यहाँ बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। वार्निंग सिस्टम न लग पाने की वजह से लोगों के लिए ये एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। यहाँ की स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी गरिमा। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके में एक छोटे से गांव हसनाबाद में रहने वाले लोगों ने मई के महीने में ये देखा कि उनके घरों के पास से गुजरने वाली नहरों में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा है। पानी की धार इतनी ऊंची हो गई थी कि उसने जमीन तक को काट दिया था और लोगों के घरों के करीब आ पहुंची थी। ये पानी शीश पर ग्लेशियर से वहां पहुंचा था। ग्लेशियर्स के पिघलने से आई तेज बाढ़ में बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें थीं और उसने चेरी, खुबानी और अखरोट के बागों को पूरी तरह तबाह कर दिया। ये इलाका उत्तरी पाकिस्तान की उन 24 घाटियों में शामिल है जिन्हें 2018 से 2022 तक वार्निंग सिस्टम दिया जाना था, जिसमें लगभग $3.5 करोड़ खर्च किया जाना था। ये सिस्टम ग्लेशियर्स पिघलने के कारण अचानक आई बाढ़ की चेतावनी देने का काम करेगा। पाकिस्तान में करीब 7,000 ग्लेशियर्स हैं और पोलर रीजन्स को छोड़ दें तो ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से इन ग्लेशियर्स को निगलता जा रहा है। ग्लेशियर की बर्फ पिघलने से बड़ी झीलों में जमा हो रही है, जिसकी वजह से पानी किनारों को तोड़कर नीचे के इलाकों के लिए बाढ़ की शक्ल ले रहा है। 2018 तक ऐसी 3,000 से ज्यादा झीलें बन चुकी हैं, जिनमें से 33 को खतरनाक माना जाता है।
पाकिस्तान ही नहीं, भारत में भी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। हमने बात की एनवायरमेंटलिस्ट चंद्रभूषण से और इसके इम्पैक्ट के बारे में जाना। अगर पाकिस्तान में मेल्ट हो रहा है तो हिंदुस्तान में भी मेल्ट हो रहा होगा। ग्लोबल इम्पैक्ट तो है ग्लेशियर का। कोई भी अगर लार्ज बॉडी ऑफ आइस जो है अगर मेल्ट करता है तो उसका कुछ न कुछ क्लाइमेटिक इम्पैक्ट होगा, लेकिन उस ग्लोबल इम्पैक्ट से ज्यादा लोकल इम्पैक्ट सबसे पहले होगा। लोगों को पानी नहीं होगी लोगों के पास। मई के महीने में पाकिस्तान के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने चेतावनी दी थी कि गिलगित बल्तिस्तान इलाके में बीती सर्दियों में सामान्य से ज्यादा बर्फबारी हुई है। इसकी वजह से बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। हसनाबाद के निवासियों का कहना है कि वार्निंग सिस्टम इतनी जल्दी नहीं आएगा और गर्मी बढ़ने के साथ खतरा भी बढ़ता जा रहा है। गरिमा बुधानी, आज तक रेडियो। शुक्रिया गरिमा। अब जानिए बाजार का हाल हमारे मार्केट एक्सपर्ट और इंडिया टुडे पत्रिका के एसोसिएट एडिटर शुभम शंखधर से। गुरुवार को अमेरिकी बाजार में आई तेज गिरावट के चलते आज सुबह भारतीय शेयर बाजार 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ही 2% से ज़्यादा की गिरावट दिखाई शुरुआती मिनटों में, लेकिन निचले स्तर से बाजार में खरीदारी लौटी और फाइनली जब मार्केट बंद हुए तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही 0.5% से ज़्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ। बाजार ने आज बड़ी रेंज में ट्रेड किया। अगर आप निफ्टी के लिहाज से देखें तो आज का जो लो था वो 9544 का था, जबकि जो हाई था आज का वो 9996 का था, यानी कि 10,000 के आसपास का। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हो 400 साढ़े 400 पॉइंट की रेंज में आज निफ्टी ने ट्रेड किया। फाइनली 70 पॉइंट की बढ़त के साथ 9972 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स का आज का जो लो था वो 32,348 के आसपास था, जबकि वहाँ से 33,856 का हाई छुआ और फाइनली 242 अंक बढ़कर 33,780 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी एक बड़ी रेंज में आज ट्रेड हुआ। अगर मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो दोनों ही इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप इंडेक्स 0.25% की तेजी के साथ करीब 14,339 के स्तर पर बंद हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो करीब बराबर था। 803 शेयर ऐसे थे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जिनमें गिरावट थी, जबकि 810 शेयर ऐसे थे जिनमें बढ़त देखने को मिली। बैंक निफ्टी आज 0.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। बैंकिंग शेयरों में बढ़त भी थी, कुछ शेयरों में गिरावट भी थी। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो बैंकिंग के अलावा ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल्स और मेटल माइनिंग, ये ऐसे सेक्टर थे जहां बढ़त देखने को मिली, जबकि गिरावट जो थी वो आईटी शेयरों में थी। इसके अलावा फूड एंड बेवरेजेस कंपनीज में थी। इंजीनियरिंग स्टॉक्स में भी आज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स में जो 30 कंपनियां शुमार हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा गिरावट थी आज वो ओएनजीसी, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, इन्फोसिस और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में थी, जबकि सबसे ज़्यादा तेजी M&M, बजाज फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प, रिलायंस और टाइटन कंपनी जैसी शेयरों में सबसे ज़्यादा बढ़त देखने को मिली। शुक्रिया शुभम शंखधर। ये पॉडकास्ट आपने आज तक रेडियो पर सुना। हमारी वेबसाइट पर आइए, यहाँ पर आपको तरह तरह के पॉडकास्ट सुनने को मिलेंगे। और हाँ, खबरों और विश्लेषण के लिए 2 प्रोग्राम जरूर सुनिए, सुबह 7 बजे आज का दिन और शाम 7:30 बजे दिन भर। पता वही aajtak.in/radio। आप गूगल भी कर सकते हैं, टाइप कीजिए आज तक पॉडकास्ट या आज तक रेडियो। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अब आपसे सोमवार को होगी मुलाकात। इस कार्यक्रम को प्रोड्यूस किया है पूनम कौशल ने और साउंड मिक्सिंग का जिम्मा संभाला सचिन द्विवेदी ने। आज तक रेडियो के पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं ये हमें radio@aajtak.com पर बताना ना भूलें। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार है, क्योंकि बिना प्रतिक्रियाओं के संवाद अधूरा रहता है। और हाँ, आज तक रेडियो अब सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी है। वहाँ भी खोजकर हम तक पहुँच जाइए। अब अमन गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।